नमस्कार श्रोता साथी। आज आप लोगों के सामने पुनः हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के, जिसका शीर्षक है अपना अपना भाग्य। और इस कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। तो जैनेंद्र कुमार का परिचय मैं देता हूँ और उसके बाद कहानी की विषय वस्तु पे चलूँगा। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1907 ईस्वी को और मृत्यु इनके 24 दिसंबर 1988 ईस्वी में। तो ये इनका छोटा सा परिचय हुआ और हमें कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी का विषय है पहाड़ी क्षेत्र में व्याप्त गरीबी एवं बाल श्रम की कहानी। इसके मुख्य पात्र को अगर देखेंगे तो वकील दोस्त हैं, पहाड़ी बच्चा है और यह कहानी जो है मई शैली की कहानी है। और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी में वायातन और वायातन 1931 ईस्वी में संग्रह में संकलित किया गया था। कहने का मतलब ये स्वतंत्र रूप से 1927 ईस्वी में और वायातन कहानी संग्रह में संकलित 1931 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को लेके चलता हूँ अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशों से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर कभी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावम रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल। ताल में शिकस्तियां अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज़ों यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दोहरा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे हुइलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मार पीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल की प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह का आ रहा था और जा रहा था। उसका न और था न छोरा। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूने का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकलता जा रहा था। अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थमे पहाड़ी उसमें थे। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बनाया और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फारे पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी निहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे तन धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी,
तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी 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 हिंदुस्तानी पर कोड़े भी पटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियां में निशंक निरापद इस परवाह में माने अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारे भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई सारी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने अकेलेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंख बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह ताता एक एक कर छिन्न हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनी दीप मल्लिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उसके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियाँ तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियाँ मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले बहुत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखाई देने लगे, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह परवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने होटल के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा के कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। अर्थात उस शीतलता से गर्मी लग रही थी। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज़ा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ से ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5-10
15 मिनट हो गए, मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो चारा न रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूद रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मैले से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रुखी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और वापस आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौनमुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यही कही। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया गया। क्या नौकरी थी? क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप है? है। कहाँ है? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग गया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और माँ और भूखा रहता है और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? वह मर गया। मर गया? मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल में पहुंचे। वकील होटल के ऊपर के कमरे से उतरकर आए, कश्मीरी तौसाला लपेटे हुए, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकरी की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। सॉरी, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह कोई बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाएं कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी। जी बस खूब है,
एरे गेरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी। जी अच्छा, मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और ये 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10 के नोट है। नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं? सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो तू कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कल मिलना। वह होटल दीपक जानता है, कहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम दे देंगे हुजूर। हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग की किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डीप पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि एक समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। अब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो दोस्तों, अब कहानी यही ख़त्म होती है। लेकिन इस कहानी को आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं इस कहानी में कि यह एक पहाड़ी ही क्षेत्रों की नहीं है कहानी। ये हमारे भारत के हर एक शहरों की या छोटे मोटे शहरों की वहाँ के जो परिदृश्य है, वहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह की हर एक नैनीहाल बच्चे मिलेंगे आपको, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है। ठंड में वो सिकुड़ते रहते, ठिठुरते रहते हैं, लेकिन उन्होंने प्रकृति की गोद में है। प्रकृति उसे अपने शरण में ज़रूर रखते हैं। भले आदमी बेहया, निष्ठुर, स्वार्थी हो जाए, लेकिन प्रकृति किसी के साथ जो है स्वार्थ भाव से नहीं रहते हैं। प्रकृति सभी को अपनी गोद में समाये रखते हैं। यहाँ पे एक व्यंग्यात्मक रूप से है, जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति के लिए कफन की ज़रूरत है जो कि सफ़ेद होता है।
उसी प्रकार उस बालक को भी, भले वो चितरे काले कलूटे मैले पहने थे, लेकिन उसके पास सच में एक कफन था जो कि प्रकृति ने उसे उपहार दिया था। तो यह कहानी अब यही समाप्त होती है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी श्रोता साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहे और हमें बताते रहे और हमारे कमियों को निखारते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।